हेलो स्टूडेंट्स, आपका आपके अपने परिवार माइंड बूस्टर स्टडी में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो मॉक टेस्ट 4 जीके का मॉक टेस्ट 4 रहेगा। और इससे पहले हम 3 मॉक टेस्ट कर चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोज़ को देख लें, ठीक है। और बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की ओर। हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, दशहर झील हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए कांगड़ा, बी लाहौल स्पीति, सी कुल्लू और डी किन्नौर। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कुल्लू। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये रोहतांग जो आपका दर्रा है वहाँ पे लोकेशन इसकी रहेगी। और ये कुल्लू और लाहौल स्पीति के बीच में ये झील रहती है। और ये माना जाता है कि इस झील का जो पानी है उसमें औषधीय गुण है। एक बार अकबर की बेटी को एक बीमारी हुई अधरंग, तो यहाँ पर नहाने के बाद उसकी वो बीमारी ठीक हो गई थी। तब से ये माना जाता है कि ये झील जो है इसका पानी जो है औषधीय गुणों से युक्त है। और इसका जो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं कि इसका जो और नाम है वो सरकुंड झील के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आपने ध्यान में रखना है। अगर इसकी हाइट पूछ ली जाएगी आपसे तो 4270 मीटर इसकी हाइट रहेगी। तो हमने इसमें क्या क्या कवर किया, इसकी हाइट, इसका एग्जैक्ट लोकेशन, इसकी हिस्ट्री में क्या रेलेवेंस है और इसका अदर नेम क्या है, ठीक है। सो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, जितना भी इसमें बोला गया है कि ऑर्गेनाइजेशन आपको आएंगी, उनके हेडक्वार्टर्स या इंपॉर्टेंट डेज, जो हमारी जियोग्राफी है, मतलब जिस प्रकार से आपका सिलेबस है, मैंने आपके मॉक टेस्ट को बिल्कुल फुली ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है। अगर आप इस मॉक टेस्ट में, मैं बोलता हूँ आपको कि अगर आप इस मॉक टेस्ट में 16 या 17 नंबर अपने सिक्योर कर पाते हैं तो मैं आपको मानूंगा कि आप जो है पेपर में अच्छा परफॉर्म करके आएंगे, ठीक है। 16 या 17 नंबर, ठीक है। आपने अपना स्कोर जो है मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ठीक है। तब मुझे पता लगेगा कि आप में से कितने लोगों ने जो है कंप्लीट वीडियो देखा हुआ है। सो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा तुहीन कांता पांडे। ये आता है हमारा न्यू अपॉइंटमेंट्स में। जो जितनी भी अपॉइंटमेंट्स न्यू होती है, जो नए अध्यक्ष बनते हैं, नए नए मेंबर चुने जाते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड चुने जाते हैं, चेयरमैन बनाए जाते हैं, तो वैसे आपको जो करंट में चीज़ें होती हैं वो ही आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तुहीन कांता पांडे। और इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि सेबी का जो पूरा नाम है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब वैधानिक बॉडी है। इसको स्टैच्यूट से बनाया गया, इसको पार्लियामेंट में एक एक्ट बनाया गया था, स्टैट्यूट बनाया गया था और तब भी इसको बनाया गया था। और इसका काम क्या है? इसका काम है कि जो लोग शेयर मार्केट में या स्टॉक एक्सचेंज में जो अपना इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, उनके हितों की रक्षा करना, उनके इंटरेस्ट की रक्षा करना, उनके बारे में या उनकी साइड से मतलब सोचना, ठीक है। तो इसका क्या काम रहता है? और इससे पहले कौन थे ये भी पूछ सकते हैं आपको कि इससे पहले अध्यक्ष कौन रहे जो 10वें थे, ठीक है। ये तो 11वें हैं, 10वें अध्यक्ष रहे थे आपके मधावी पूरी बुच। थोड़ा नाम अटप रहा है, आप इसको ध्यान में रखना, ठीक है। मे भी आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? सिम्बेक्स एक्सरसाइज 2024 किन 2 देशों के बीच में हुई? सिम्बेक्स एक्सरसाइज, भारत व जापान, भारत व चीन, भारत व सिंगापुर, भारत व अफगानिस्तान। मेरे आंसर देने से पहले आप अपना आंसर टिक कर लिया करें, ठीक है। और चाहे आप वीडियो को पॉज कर लिया करो, क्योंकि यहाँ पे टाइम की थोड़ी स्केर्सिटी होती है, कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको बतानी रहती हैं। तो आप अपनी वीडियो को पॉज करके भी आंसर को दोबारा पढ़ के इनमें से आंसर चूज़ कर सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा भारत व सिंगापुर। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ कि ये जो अभी एक्सरसाइज हुई है 2024 में, ये अक्टूबर के मंथ में हुई थी 2024 में। ये इंडिया और सिंगापुर की नेवीज़ के बीच में हुई है। देखो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आर्मी अलग होती है, ठीक है, और नेवी आपकी अलग है और एयरफोर्स आपकी अलग है। तो कई बार जो आपसे एक्सरसाइज पूछ जाती है वहाँ पे ऐसा पूछ लेगा कि इंडियन आर्मी और सिंगापुर आर्मी, ऐसे पूछ लेगा इंडियन नेवी और सिंगापुर नेवी। तो आपने ऐसे याद रखना है कि ये एक नवल एक्सरसाइज हुई है जो नेवी के बीच में हुई है। और ये कहाँ पे हुई है? ये हुई है आपके विशाखापट्टनम और बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। और भारत की तरफ से इसमें एक INS भेजा गया था, INS शिवालिक। ये भी आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है इसको, INS शिवालिक
ठीक है। और सबसे पहले जो ये एक्सरसाइज हुई थी, ये एक्सरसाइज, तब इसका नाम क्या था, तब इसका नाम था लॉयन किंग, लॉयन किंग ये एक्सरसाइज। ठीक है, थोड़ा सा इसको आप देखना है। ठीक है, तो आपने ध्यान में रखना है सिम्बेक्स। देखो ऐसे भी इसको हम याद रख सकते हैं, एस से सिंगापुर, आई से इंडिया। ठीक है, फिर मतलब ये एक तरीका होता है याद करने का। फिर एम से क्या होगा, मैरीटाइम। ठीक है, फिर बे ऑफ बंगाल में ई से, ई एक्स से एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये एक तरीका है इसको याद करने का, आपने इसको ध्यान में रखना है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राउट फिश ब्रूड बैंक। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको हिम गिरिराज का जो हिमाचल का करंट अफेयर आता है हमारे इसी चैनल के ऊपर, मैंने वहाँ पे आपको बार बार, कम से कम 2 या 3 बार मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया हुआ। जिन्होंने वीडियो देखी हैं वो एकदम से आंसर इसको फटक करके इसका आंसर निकाल लेंगे, पर जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए मैं बता देता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा पतलीकुल। आपने थोड़े से ऑप्शन देख के पहले ट्राई करना है खुद, फिर जो है इसको चूज़ करके बताना है ना। और अगर किसी को कोई डाउट रहता है वीडियो के किसी भी पॉइंट पे, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखे, उसका प्रॉपर जवाब दिया जाता है। आपके हर एक कमेंट को पढ़ा जाता है और हर एक कमेंटर का रिप्लाई भी दिया जाता है। ठीक है, सो थोड़ा सा मैं इसको बताऊँगा आपको कि पतलीकुल कहाँ है। ये है कुल्लू में। और ये जो ट्राउट फिश है ये आपके अपर हिमाचल में ही मिलती है, मतलब थोड़ा जो हाइट वाले एरियाज़ हैं वहीं पे ज़्यादा जो है ये फ़िश मिलती है। ठीक है, और ओरिजिनली वैसे तो इसको जो है देवली, जो हमारा देवली फ़िश फार्म भी है, वहाँ पे फिश ब्रीड फार्म है जो कि एशिया का सबसे बड़ा फार्म है। ये भी आपको कई बार पूछ लिया जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा फिश ब्रीड फार्म कौन सा है। ठीक है, तो ये रहेगा आपका देवली, और ये 1962 में बना था। इसमें भी वैसे वहाँ पे ट्राउट अवेलेबल है, बट ओरिजिनली जो ट्राउट मिलती है वो अपर उसमें मिलती है, जैसे कुल्लू हो गया, किन्नौर हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, चंबा हो गया। ठीक है, वहाँ पर आपको मिलती है। तो ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बजट, हाल ही में जो बजट पास हुआ है हिमाचल का बजट 2025 से 26 का जो बजट है उसमें इसको बनाने की बात की गई है। ठीक है, सो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आपने इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? देखो आपको इंपॉर्टेंट डेज वहाँ पे बोला गया था, तो इंपॉर्टेंट डेज हम ऐसे ही कवर कर लेंगे। ठीक है, जो जो हमारे 1 2 मतलब कवर करके इसको हम वैसे कवर कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा जैसे 26 जनवरी, 13 जून, 19 सितंबर, 21 अक्टूबर। आप अपना आंसर चूज़ करें और मैं इसका राइट बताता हूँ आपको। इसका राइट रहेगा 26 जनवरी। देखो 26 जनवरी को हमारा रिपब्लिक डे भी होता है, रिपब्लिक डे। कुछ इंग्लिश मीडियम वाले हैं, कुछ हिंदी मीडियम वाले हैं। कोशिश करूंगा कि दोनों का जो मीडियम है उसको बैलेंस करके चलूं, क्योंकि ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम इंग्लिश मीडियम वालों को पढ़ाएं तो हिंदी वाले छूट जाएं, और ऐसा भी नहीं है कि हम हिंदी वालों को बताएं तो इंग्लिश वाले छूट जाएं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क, थोड़ा सा ऑड है, जो इंग्लिश वाला है तो उसके लिए क्या है, इंटरनेशनल कस्टम डे। ठीक है, तो उसको ऐसे रखना है याद कि इंटरनेशनल कस्टम डे। अच्छा, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि जैसे कोई भी चीज़ जो है, मान लो 2 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, दोनों की अपनी अपनी बाउंड्रीज़ हैं। ठीक है, जब इस कंट्री का कोई सामान जो है आयात और निर्यात होता है, आयात मतलब जब ये लेती है सामान, और निर्यात मतलब जब ये बेचती है सामान किसी को। ठीक है, जैसे ए कंट्री और बी कंट्री है, ए कंट्री ने अगर बी को दिया तो वो क्या हुआ, एक्सपोर्ट हुआ, निर्यात हुआ, और जब ए कंट्री ने खुद खरीदा वो आयात हुआ, मतलब आया से आयात। ठीक है, तो ये बोला गया कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं होती हैं हमारी, वहाँ पे क्या लगता है, एक शुल्क लगता है। दूसरे देश, जैसे मान लो आपने मैगी बनाई, ठीक है, और हमारी कंट्री में आपने मैगी भेज दी, तो आप मैगी वहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है, और बोल रहे हैं कि इंडिया में मैं इसको बेचूंगा। ठीक है, तो उससे डायरेक्ट बेनिफिट किसको होगा? मान लो 10 रुपये की मैगी आप वहाँ से बना के भेज रहे हैं और यहाँ पे 20 की बेच रहे हैं, तो 10 रुपये का बेनिफिट क्या हुआ? आपको हुआ। तो हमें क्या बेनिफिट हुआ इससे? तो हम ये बोलते हैं कि भाई पहले आप अपना सामान यहाँ बेचने से पहले इसके ऊपर टैक्स दो। और हाल ही में क्या चल रहा है कि इंडिया और यूएस के बीच में एक बड़ी कशमकश चल रही है इस चीज़ को लेके, टैरिफ को लेके। और जो है ट्रंप ने 26% जो टैक्स है वो इंडिया के ऊपर इम्पोज किया है, थोपा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर मान लो हम 100 रुपये की चीज़ भेजते हैं यहाँ से, तो वो वहाँ पे जो नॉर्मली किसी ने अगर खरीदनी होगी तो वो 126 रुपये में बिकेगी, क्योंकि 26% उसके ऊपर टैक्स है। तो ये बहुत बड़ी बात है। जैसे मान लो 1 लाख का कोई फ़ोन है, ठीक है, तो वो 1,26,000 का बिकेगा। ठीक है, 1 करोड़ की चीज़ जो है वहाँ पे 1 करोड़ 26 लाख में बिकेगी। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए हम इस टैक्स को कम करने की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है। सो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्न में से बिलासपुर की कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सिंह घानिया, राहुल पटेल, चंद्रधर शर्मा गुलेर है वैसे इनका नाम, चंद्रधर शर्मा गुलेर। थोड़ा टाइप करने में दिक्कत रह गई है। और
लास्ट है अक्षर सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर होगा अक्षर सिंह। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं कि इन्होंने जो ये जो बिलासपुर की कहानी लिखी हुई है अक्षर सिंह, और ये जो चंद्रधर शर्मा गुलेरिया हैं, ये इनका वास्तविक जन्म जो है जयपुर में हुआ था, जयपुर में। और बाद में फिर ये गुलेर जो गांव है कांगड़ा में, गुलेर गांव में रहने लगे, और फिर उन्होंने अपने नाम के साथ इसको चंद्रधर शर्मा गुलेरी नाम लगाया पीछे से। ठीक है, इनकी बहुत सी बुक्स हैं, इनके बारे में मैंने आगे आपको क्वेश्चन डाला हुआ है। तो आप मेरे को थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में एक चीज़ बताओ कि हिमाचल में पॉलीएंड्री इन हिमाचल, यहाँ पे थोड़ा लिखने की दिक्कत होती है क्योंकि मेरे को जल्दी लिखना होता है। तो जब मैं मुंह से बोलता हूँ ना, तो आप उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान से सुना करो उसको। ठीक है, तो यहाँ पे जल्दी लिखना होता है और यहाँ पे थोड़ा सा लिखने का दिक्कत रहती है, तो आपने इसको एडजस्ट करना है। ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट में बताएंगे कि पॉलीएंड्री इन हिमाचल जो बुक है वो किसने लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कोकसर गांव हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी के किनारे स्थित है? व्यास, चंद्रा, चिनाब, यमुना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा चिनाब नदी, और इसकी सहायक नदी कौन सी है? वो है चंद्रा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ मैं इसके बारे में मोटा मोटा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी एक उड़ान सीरीज है, उड़ान सीरीज हिमाचल जीके की सीरीज है हमारी इस चैनल के ऊपर। ठीक है, तो उसमें एक एक चीज़ जो है बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में करवाई गई है। जिसने वो सीरीज़ नहीं देखी है हिमाचल जीके के लिए, आप उस सीरीज़ को देखिए। उसमें 1000 MCQs है जो कि पहले किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं, और किरण मैम उसको करवा रहे हैं। तो 1000 से उन्होंने उसको डिस्क्राइब करके जो है कम से कम उसमें 4000 क्वेश्चन MCQ करवाए हुए हैं HPGK के। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिसने नहीं देखी है वो सीरीज़, वो जाके उस सीरीज़ को देखे। आपके एक एक चीज़ें यहाँ वहाँ पर जो है डिस्क्राइब करी हुई हैं। यहाँ पर थोड़ा मॉक है तो हम इसको मॉक की तरह लेंगे। ठीक है, तो ये आपका सूरजताल है और ये आपका चंद्रताल है। ठीक है, C फॉर चंद्रताल, S फॉर सूरजताल। ठीक है, यहाँ से आपकी भागा रिवर निकलती है, भागा, और यहाँ से आपकी चंद्रा। ठीक है, तो जो चंद्रा रिवर है इसके ही किनारे के ऊपर ये क्या आता है कि कोकसर। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट जो है पास पार करके, जो रोहतांग पास है, टॉप है रोहतांग का, एक तो टनल है ना, टनल से नहीं, जो पुराना पास है उससे होकर कोई गया है, जब उस पास से हम उतरते हैं तो बिल्कुल उतरने पे जो फुट हिल्स में जो आता है वो आता है कोकसर गांव। बहुत ही सुंदर गांव है। यहाँ पे आर्मी का भी एक सेंटर है। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे जाके जो है यहाँ पे जो हमारे रोहतांग टनल है, जो टनल है वो इस नदी में मिल जाती है। और उसके आगे हमें एक छोटा पर्यटन स्थल जो सीसू देखने को मिलता है, सीसू। उसके आगे गोंधला, और उसके बाद जो है ये आगे जाके इसमें सूरजताल में से जो भागा रिवर आ रही है इसमें मिल जाती है। यहाँ पे केलोंग है आपका, केलोंग। ठीक है, और ये आपका बीच में यहाँ पे पॉइंट है तांडी, ये तांडी ब्रिज है यहाँ पे। ठीक है, और ये इन दोनों का मिलन यहाँ पे होता है। उसके बाद ये रिवर क्या बनती है? चिनाब रिवर बनती है। तो थोड़ा बेसिक नॉलेज मैंने आपको इसमें देने की कोशिश की है। ठीक है, डिटेल्ड उसके लिए डिस्कशन के लिए एक HPGK टॉपिक वाइज सीरीज भी है, HPGK टॉपिक वाइज। उसमें रिवर्स तो उसमें बिल्कुल कंप्लीट है, आप उसको भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है, सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 8। प्रसिद्ध बाथू की लाड़ी मंदिर हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर है? ऑप्शन ए है बिलासपुर, बी है चंबा, सी है सिरमौर, और डी है कांगड़ा। आप अपना ऑप्शन इसमें चूज़ कर लें। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा कांगड़ा। और इसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ें बताऊं कि ये वो मंदिर है जो कि 40 साल पानी में रहने के बाद भी ये जो है बिल्कुल ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है। और मैं आपको एक बात और बताऊं, ये टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही एक इम्पोर्टेंट प्लेस है। आप इस पे कभी भी जा सकते हैं। यहाँ पे आपको एक फील आएगा जैसे जो लोग लेह लद्दाख जाते हैं और वहाँ पे पेंगोंग लेक किसी ने अगर देखी होगी, ठीक है, पेंगोंग लेक, तो वो सेम फील आपको यहाँ पे मिलता है देखने के लिए। और इसमें यहाँ जाने का जो राइट टाइम है वो क्या है? मई और जून के महीने में ये जो मंदिर है ये पानी के ऊपर रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये फिर से सबमर्ज हो जाते हैं 10 महीनों के लिए। तो 10 महीने ये क्या रहते हैं? पानी में रहते हैं, और 2 महीने ये ऊपर रहते हैं। और कहाँ पे है? कांगड़ा में। ठीक है, तो आपने इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके बारे में थोड़ा सा मैं और बताऊं आपको कि ये भी मान्यता है इसके बारे में कि जब पांडवों का अज्ञातवास चल रहा था तो उन्होंने ये बाथू की लड़ी जो टेम्पल्स, मतलब क्या है बाथू की लड़ी का एक्चुअल में, लड़ी भी बोलते हैं इसको, लारी और लड़ी अब अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से कवर किया हुआ है। तो इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है कि एक मंदिरों की श्रेणी है,
मंदिरों का समूह है, इसमें लड़ी बनी हुई है मंदिरों की, ठीक है, लड़ी समझते हो आप, जैसे एक एक चीज़ कनेक्ट करते जाते हैं, सीरीज इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपने इसको ध्यान में रखना है। बाथू की लड़ी मंदिर कहाँ स्थित है? कांगड़ा में, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हिमाचल प्रदेश में कौन से बांध की अपेक्षा पहले नहर प्रणाली निर्मित करना था? देखो आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसका आपको था होगा और कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन डालने की कोशिश मैंने भी की है, क्योंकि मुझे पता है बहुत कम स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये क्वेश्चन समझ भी आया होगा, और जिनको समझ आया है वो थोड़ा इसके बारे में सोचने के लिए मजबूर भी होंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा भाखड़ा बांध। इसका क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा बांध है जहाँ पे पहले हमने बांध बनाने की नहीं सोची थी, पहले हमने एक कैनाल बनाने की सोची थी, मतलब एक नहर बनाने की सोची थी। तो फर्स्टली ये होता जब देश जो है इंडिपेंडेंट हुआ, तो हमने ये सोचा कि जो हमारा एग्रीकल्चर है उसको एनहांस करने के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर में उस टाइम प्रोडक्शन कम थी और जनसंख्या ज़्यादा थी, जनसंख्या भूख से मर रही थी, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम जो फैमिन टाइप होते थे, अकाल पड़ते थे, ठीक है। एक बार हमने जो यूएस से गेहूँ मांगा तो उन्होंने हमें वो गेहूँ भेजा जो PL480 जो सूअरों के लिए यूज़ होता था वहाँ पे। तो हमारे पास इतनी दिक्कत थी, खाने की दिक्कत थी, तो हमने अपने एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसको मजबूत करने के लिए पहले कैनाल बनाने की सोची है, ठीक है। और बाद में जो है जो हमारे जैसे इंडिया के दादा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे JL नेहरू जी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी, तो उन्होंने बाहर के कुछ इंजीनियर्स को भी बुलाया इसमें, और जब उन्होंने इंजीनियर्स ने इसमें सर्वे किया तो उन्होंने ये देखा कि यहाँ पे हाइड्रो पावर की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे एक डैम बन सकता है, ठीक है। तो उस चीज़ को उन्होंने रेटिफाई किया, और रेटिफाई करने के बाद उन्होंने उसको 1948 से प्रोजेक्ट बनाने की अनुमति प्रदान की, और बाद में ये जाके 1963 में ये कंप्लीट हुआ था, और तब जाके ये मतलब जो है प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। और एक स्टेटमेंट ये भी आती है इसके बारे में कि आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा गया? आधुनिक भारत के मंदिर, ठीक है। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने इसी भाखड़ा बांध को कहा था आधुनिक भारत के मंदिर। अब मंदिर क्यों कहा था? क्योंकि मंदिर हमारे क्या होते हैं कि जहाँ मंदिर में जाते हैं जो भी मांगते हैं वो हमें मिलता है। तो उनका मानना यह था कि जब भारत देश में अपनी इलेक्ट्रिसिटी होगी तो उससे हम कल को बहुत कुछ कर पाएंगे, बहुत सारी मशीनरीज, बहुत सारे उद्योग, बहुत सी चीज़ें चला पाएंगे, वहाँ से हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा, हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे तो प्रॉस्परस बनेंगे, समृद्ध होंगे और हमारा जीवन अच्छा होगा। तो उन्होंने यही माना था कि ये जो भाखड़ा बांध है वो भी एक आधुनिक भारत के मंदिर की तरह काम करेगा, ठीक है। सो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक ज़रूर करें, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लाने की कोशिश की है इसमें। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए है काठगढ़ इंदौर की शिवरात्रि हिमाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय मेला है। बी है फागली मेला अगस्त में लगता है। सी है सीपी मेला, सिप्पी ऐसे होता है, ये थोड़ा सा हिंदी ना टाइप करने में थोड़ा टफ होती है। सीपी मेला हिमाचल प्रदेश में हर साल 1 मई होना था इसमें, 1 मई को मसोबरा के पास शिव देवता के सम्मान में आयोजित किया जाता है। तो ये पूछा हुआ कि देखो आपने ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपने नोट करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प बताओ, तो सही इनमें से जो सही है वो टिक करना है आपने। अगर कोई भी सही नहीं है तो आपने इनमें से कोई नहीं करना है। तो हम एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। जो काठगढ़ इंदौर है वो कहाँ है? आपके कांगड़ा, ठीक है, कांगड़ा पंजाब या ऊना पंजाब वहाँ लगता है। फिर उसके बाद क्या है कि वहाँ पे अभी हाल ही में जो शिवरात्रि हमारी हुई तो शिवरात्रि में एक फेयर लगा वहाँ पे, और ये फेयर वहाँ पे 5 दिन का फेयर था। तो ये जो फेयर है ये है डिस्ट्रिक्ट लेवल का फेयर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का फेयर। इसीलिए मैंने क्वेश्चन आपको इसमें डाला कि हो सकता है कि ये करंट में रहा है तो आपको पूछ लिया जाए, ठीक है। फिर फागली मेला की बात करें, फागली मेला को हम शिमला, कुल्लू, किन्नौर इन 3 जगहों में मनाते हैं, और इसको हम फाग मेला भी बोलते हैं, फागुन मेला भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो मेला है ये आपका कब लगता है? ये लगता है आपका फरवरी और मार्च में। तो ऑप्शन ये भी गलत हो गया, देखो ये भी गलत हो गया, फिर ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे अगस्त है ना, ठीक है। तो फरवरी मार्च में जब ये लगता है तो फरवरी मार्च में क्यों लगता है, थोड़ा सा इसके पीछे की और चीज़ बता देता हूँ कि जब हम ठंड में जो हमारी सर्दी होती है, सर्दी से वसंत ऋतु आती है, जब पेड़ पौधों में नए नए कोपले आने शुरू होते हैं, तो उस चीज़ को मतलब सर्दियों के ऊपर विजय मानी गई है ये फाग मेला, ठीक है। वहाँ के लोग जो है जैसे ऊपर अपर एरिया में ठंड बहुत होती है, तो ठंड के ऊपर एक विजय मतलब समझ रहे हो आप कि एक
जो गर्मियों का आगमन, ठीक है, तो इसलिए मनाया जाता है। सिप्पी मेला हिमाचल प्रदेश में हर साल 1 मई को मसोबरा के बाद शिव देवता के सम्मान में आयोजित किया जाता है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। और जिसको इस मेले के बारे में पता है वो थोड़ा सा हमें इसकी स्टोरी जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। वैसे जितना मेरे को पता है मैं बता देता हूँ आपको कि वहाँ पे एक देवता है, पास का एक गांव है और उसमें एक देवता है सिप्पी देवता जिनको हम बोलते हैं, या शिव देवता, ठीक है। हो सकता है कि समय के साथ इसका नाम शिव से सिप देवता या सिप्पी देवता डल गया हो। जब ये वहाँ से इनकी पालकी आती है तो सभी लोग, जितने भी लोग होते हैं, उनका स्वागत करते हैं और फिर स्वागत करने के बाद ये मेला शुरू होता है और इनकी पालकी उस मेले में लाई जाती है। फिर वहाँ पे जादूगर, बाजीगर और कलाबाज और तीरंदाजी जैसे खेल जो है प्रसिद्ध होते हैं इस मेले के। तो आपने ध्यान रखना है कि सिप्पी मेला मसोबरा की थोड़ी सी अगर लोकेशन मैं बताऊँ आपको, तो शिमला से जब हम जाते हैं, ठीक है, नारकंडा वाले रोड में जब हम जाते हैं, सॉरी नाल देहरा वाले रोड में जब हम जाते हैं तो आपको बीच में ये मसोबरा वाला स्टेशन देखने को मिलता है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया? देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भारत को योग प्रधान देश माना गया है और हाल ही में जो है एक यूनिवर्सिटी, और या हम इसको बोलते हैं, बोल सकते हैं जैसे कॉलेज, वैसे विश्वविद्यालय का मतलब यूनिवर्सिटी होता है, जो बाहर खोला गया, भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। तो ये कहाँ खोला गया है? यूएसए, रसिया, इंग्लैंड, जर्मनी। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका कैलिफोर्निया का लॉस एंजलस, ठीक है। और ये किसके नाम पे खोला गया? स्वामी विवेकानंद के नाम पे, स्वामी विवेकानंद। आप सभी इनके नाम से वाकिफ हैं। आपको पता है कि सर्वधर्म सम्मेलन जब हुआ था शिकागो में, तब भी भारत की ओर से इन्होंने ही वहाँ पे हेड किया था। और यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 1893 में सबसे पहले योग का प्रचार कहाँ किया था? यूएसए में किया था। समझ रहे हैं आप? ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रहे हैं हमारे भारत के। इनकी ही वो शब्द हैं कि उठो जागो और तब तक लड़ो जब तक आप अपने लक्ष्य को पा नहीं लेते हो। ठीक है, तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, मैं भी आपको यही बोलता हूँ कि उठो जागो तब तक लड़ो, तब तक प्रयास करो जब तक आप अपने लक्ष्य को, जब तक आप पुलिस की वर्दी को पा नहीं लेते हो। ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया निम्न में से कौन से देश के संविधान से ली गई है? जर्मनी, यूएसए, इंग्लैंड से और साउथ अफ्रीका से। देखो इसी लेवल में मैंने आपको पिछले 3 मॉक टेस्ट में भी बहुत सी चीज़ें इस रिस्पेक्ट में ख़त्म करवा दी हैं, फिर भी मैंने ये क्वेश्चन डाला है आपको बार बार रिवाइज करके, ताकि पेपर में आपको भूले नहीं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि जो संविधान में जब भी अमेंडमेंट होती है, अमेंडमेंट संशोधन हिंदी वालों के लिए, जैसे मान लो कोई आर्टिकल है उसमें हमने कोई नई चीज़ ऐड करनी है, तो ये टेक्नोलॉजी, ये जो टेक्निक थी, ये हमने कहाँ से ली थी? तो ये हमने जो है दक्षिण अफ्रीका से चुराई थी। थोड़ा सा यहाँ से भी हम कर लेते हैं। इसमें जो हमारा जर्मनी है, जर्मनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको बोलते हैं बीमार कॉन्स्टिट्यूशन। बीमार कॉन्स्टिट्यूशन, बीमार वो वाला नहीं है, इलनेस वाला, इसका नाम है बीमर या बीमार। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या लिया था? जब देखो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, वो कभी भी सस्पेंड नहीं होते, पर जब इमरजेंसी लगती है तो फंडामेंटल राइट्स भी सस्पेंड हो जाते हैं। और तो ये जो हमने फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होने का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से लिया था? हमने जर्मनी से, यूएसए से हमने पूरे फंडामेंटल राइट्स बोरो किए हुए। ठीक है, टेक्निक वहाँ से ली हुई हमने। इंग्लैंड की बात करें तो हमारा जो, मैं तो बोलता हूँ कि 70% जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, या 65% जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सारा कहाँ से है? जैसे रूल ऑफ लॉ है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब संसदीय शासन प्रणाली हिंदी वालों के लिए। ठीक है, और जो अभी लास्ट में हमने देख लिया कि दक्षिण अफ्रीका से हमने अमेंडमेंट वाला फीचर लिया हुआ है, अमेंडमेंट। ठीक है, आई होप मैं कोशिश करता हूँ कि एक क्वेश्चन में आपको 4 चीज़ें बता सकूँ, ताकि आप 20 क्वेश्चन की बजाय यहाँ पे 50, 60, 70 क्वेश्चन करके यहाँ से जाएँ। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि खेल अर्जुन पुरस्कार कितने वर्षों की अवधि में लगातार अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो ये 4 साल की कंटिन्यूस, किसी की अगर खेल के क्षेत्र में एक अच्छा परफॉर्मेंस है तो उसको दिया जाता है। और हमारे हिमाचल से अजय कुमार, जो कि वर्तमान में जो है डीएसपी हैं, ठीक है, वो पहले कबड्डी के मतलब कैप्टन रहे हुए हैं। ठीक है, तो आपने मेरे को ये बताना है कि उनको किस साल, किस ईयर में उनको जो है ये पुरस्कार मिला था। ठीक है,
तो आप मेरे को इसको में कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप इसको, ठीक है। 2 अक्षर मैंने लिख दिए, 2 आपने लिखने हैं इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका, सिडबी का पूरा नाम क्या है? स्मॉल इंटरनेशनल बैंक, स्मॉल इंटरनेशनल डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया, सेमी इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बिजनेस ऑफ इंडिया। सो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी। तो इसका ऑप्शन सी है स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। देखो आपको 2 चीज़ें, एक तो एब्रीवेशन है आपके टॉपिक में, तो एब्रीवेशन भी यहाँ से क्या हो रही है आपकी कवर हो रही हैं। दूसरा हम यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन भी कवर कर लेते हैं कि जब भी हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम उसके थोड़े से अंदर घुस के उसके टॉपिक को जो है खंगाल के थोड़ा बताते हैं। जैसे इसके बारे में आपको बताऊं कि ये पार्लियामेंट का एक एक्ट था 1990, उसके भी तहत जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में है इसका, लखनऊ यूपी में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और इसके जो अभी हेड हैं वो कौन है? मनोज मित्तल हैं, मनोज मित्तल, ठीक है। और क्या बताऊं, और इसका जो काम है उसका काम क्या है? इसका काम होता है रीफाइनेंस करना है। किसको रीफाइनेंस करता है? किसको करता है? बैंक्स को, इंडस्ट्री को, और कोई एमएसएमई, अगर कोई छोटा उद्योग लगा रहा है या बड़ा उद्योग लगा रहा है, ऐसे लोगों को रीफाइनेंस करता है, ठीक है। तो मतलब ये फाइनेंशियली हेल्प करने वाला एक क्या है, बॉडी बनाया हुआ है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा? थोड़ा सा आपने फिर से ध्यान रखना है, इसमें हेडक्वार्टर इसका लखनऊ और एस्टेब्लिशमेंट है 1990, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म ये रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस, जिनेवा, न्यूयॉर्क, हेग, नीदरलैंड। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? हेग, नीदरलैंड। और इसका थोड़ा सा हम फिर से आगे वही बात कि हम इसके अंदर तक देख लेते हैं कि ये एस्टैब्लिश कब हुआ था। 1945 में एस्टैब्लिश हुआ था। इसका काम क्या है? अगर मान लो 2 कंट्रीज़ के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है, तो उसको सेटल करना इसका काम है, ठीक है। और भारत के एक जज हैं दलवीर भंडारी, दलवीर भंडारी, ठीक है। तो ये पहले 2005 से 2012 तक एक टर्म वहाँ पे रहे, उसमें हेड रहे। और उसके बाद 2019 की 17 से लेकर 2022 तक वहाँ पे हेड रहे। तो ये भी पूछा जाता है कि एकमात्र भारत के ऐसे कौन से जज थे जो वहाँ पे अभी हाल ही में क्या रहे? ICJ में बीइंग ए मतलब चीफ जस्टिस रहे वहाँ पे, ठीक है। तो आपने मेरे को थोड़ा सा, आप मेरे को ये बताओ कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है हमारा WTO, ठीक है, एक तो मैं बताता हूँ आपको कब बना था, ये भी कब बना था? 1945 में बना था, ठीक है। आप मेरे को ये बताओ कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अब इसका हेडक्वार्टर जो है आप मेरे को कमेंट में बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, उसने कहा था किसकी रचना है? महात्मा गांधी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सत्यानंद स्टोक्स, प्रेमचंद शर्मा। देखो पिछली वीडियो में मैंने आपको महात्मा गांधी की सारी जितनी भी बुक्स थी, जर्नल्स थे, न्यूज़पेपर थे, वो सारे कवर करवा दिए हैं, ठीक है। सत्यानंद स्टोक्स की बात करूं, मैंने आपको बताया था कि एन अमेरिकन इन खादी, एन अमेरिकन इन खादी एक क्या है हमारी एक ऑटोबायोग्राफी है। किसकी है? ये है सत्यानंद स्टोक्स की। ये कौन थे? ये वही व्यक्ति हैं जिनका रोल जो है बीइंग ए फर्स्ट जो एप्पल कल्टीवेशन के लिए या एप्पल प्लांटेशन के लिए हुआ था, जो है इन्होंने, इनका नाम क्या था वैसे? सैमुअल इवांस स्टोक, सैमुअल इवांस स्टोक्स, ठीक है। और फॉर द फर्स्ट टाइम शिमला में कोटगढ़ में इन्होंने सेब लगाए थे, ठीक है। तो इनके बारे में हमने पढ़ लिया था उस टाइम पिछली वीडियो में। अब मैं आपसे बात करूंगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रहे हुए। इनके बारे में मैंने आपको पहले बताया भी कि ये जयपुर में इनका जन्म हुआ, बाद में गुलेर में सेटलमेंट हुई इनकी, तब इनके नाम के पीछे गुलेरी लगा, ठीक है। और ये अपनी लाइफ में बहुत बड़े लेखक रहे, लेखक, प्रोफेसर भी रहे ये, ठीक है। बहुत सी यूनिवर्सिटी में, BHU में भी इन्होंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, प्रोफेसर भी रहे। तो इनकी जो बुक है ये है उसने कहा था, ठीक है। इनकी थोड़ी सी और जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। एक इनकी बुक है हीरे का हार, हीरे का हार। देखो ये पूछी जाती है पेपर में आपसे, हीरे का हार। आपको इंपॉर्टेंट बुक्स आनी है ना उस एग्जाम में। एक इनकी बुक है घंटा घर। जो हमारे हिमाचल के राइटर रहे हैं ना, हमने उनको पहले कवर करना है, बाद में हम और चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। आप जितने भी मैं आपको चीज़ें करवा रहा हूँ इनके हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बना लेना, क्योंकि आप देखेंगे जब आप पेपर दे के आएंगे तो आपको इनमें से क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिले होंगे।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च, 26 मार्च, 28 मार्च, 27 मार्च। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 27 मार्च। देखो इंपॉर्टेंट डेज आपके पेपर का हिस्सा हैं, ठीक है। तो हम एक छोटी नज़र में, छोटी झलक में क्या कर लेते हैं, मार्च मंथ के करंट अफेयर्स को जो इंपॉर्टेंट डेज हैं इनको क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको गिरिराज में भी करवाए हुए हैं, पर मैं आपको यहाँ भी करवा देता हूँ, ठीक है। जैसे आपका 3 मार्च है, ठीक है, 3 मार्च को आपका होता है वर्ल्ड लाइफ डे, ठीक है। फिर आपका आता है 8 मार्च, 8 मार्च उसको होता है आपका इंटरनेशनल वुमेन डे, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट आता है आपका 14 मार्च, 14 मार्च ये आता है आपका इम्पोर्टेंट पाई डे। जो मैथमेटिक्स में पाई होती है ना, जिसकी वैल्यू 3.14 है, वो पाई डे, ठीक है। और फिर आपका आता है 22 मार्च, 22 मार्च को आपका आता है वर्ल्ड वाटर डे, वाटर डे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है 24 मार्च, 24 मार्च को आता है आपका वर्ल्ड टीबी डे। टीबी मतलब वो ट्यूबरक्लोसिस, जो टीबी उन्मूलन कार्यक्रम है वो उसके तहत, ठीक है। और एक आपका जो रह गया इसमें बीच में, एक तो हो गया ना 27 मार्च वाला, एक रह गया आपका शायद मार्च 20। क्यों क्यों मार्च 20 को होता है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, हाल ही में हैप्पीनेस इंडेक्स रिलीज़ हुआ है 148 कंट्रीज़ का, और थोड़ी सी दुख की बात है कि हमारा जो रैंक है उसमें वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। आई थिंक मुझे ध्यान आ रहा है वो 118 है इसमें, ठीक है। तो ये आपके पेपर पॉइंट से ऐसे भी ज़रूरी हो सकता है कि इंटरनेशनल जो रैंकिंग है, हैप्पीनेस रैंकिंग है, उसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो कितनी है, ठीक है। इससे थोड़ी अच्छी बेहतर रैंकिंग हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ की है, जिनको हम कुछ नहीं मानते हैं। मतलब आप समझ गए होंगे मैं किस कंट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा 18। आई होप आपने जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट डे पीछे बताएं, ठीक है, आपने बहुत अच्छे से इनको नोट किया होगा और आपके रिवाइज भी होंगे जिन्होंने पहले पढ़े हुए हैं, ठीक है। ऐसे हम 5, 4, 6 अगले मॉक टेस्ट में सारे जो जनवरी से दिसंबर के डेज़ हैं उनको रिवाइज कर लेंगे, और आपका कोई भी एक भी क्वेश्चन इसमें से नहीं छूटने वाला है, ठीक है। सो अर्जेंटीना की राजधानी कौन सी है? ब्यूनस आयरस, बंजुल, तेहरान, अकेरा। कंट्री कैपिटल आपका टॉपिक है। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन में 4 कंट्री कैपिटल जो है कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप 10 मॉक करते हैं तो 10 मॉक में आपके 40 हो जाती हैं, और कुछ आपको याद भी हैं। अगर आप चाहते हैं कि कंट्री कैपिटल के ऊपर कोई वीडियो या उनकी करेंसी के ऊपर कोई वीडियो आपको चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपको जो वर्ल्ड मैप है उसको 5 सेक्शन में या 4 वीडियोज़ में इसको आपको करवा दूंगा। जैसे एक में हम एशिया पढ़ लेंगे, ठीक है, एक में हम एशिया पढ़ लेंगे, एक में नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका पढ़ लेंगे, एक में साउथ अफ्रीका जो अफ्रीका कंटिनेंट है उसको कर लेंगे, एक में यूरोप को कर लेंगे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया वगैरह तो नीचे नीचे छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो 4 या 5 वीडियो में आपका टोटल कवर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ब्यूनस आयरस। अर्जेंटीना की जो कैपिटल है ब्यूनस आयरस है। और थोड़ी सी हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। बंजुल, बंजुल जो है गैम्बिया की है, गैम्बिया, ये न्यूज़ में था, ठीक है, तो आपने इसको याद रखना है। तेहरान जो है ईरान की है, ये भी न्यूज़ में है, ठीक है। अकेरा, अकेरा नहीं होगा, इसका होगा अंकारा। समटाइम क्या होता है मिस्टेक हो जाती है लिखने में, तो आपने इसको कोऑपरेट करना है। ये किसकी है? टर्की की। आप मेरे को बताओ, मैं आपसे इजी क्वेश्चन डालता हूँ आपको बिल्कुल। वियतनाम हमारा साथ वाला देश है, ठीक है। वियतनाम की कैपिटल बताओ, देखता हूँ किस किस को आती है, ठीक है। अब क्वेश्चन 19 है हमारा, गणक परिकल्प की खोज किसने की थी? थॉमस एल्वा एडिसन, ब्लेज पास्कल, हेनरी एंडरसन, मैकमिलन केसियो। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी पास्कल। बी पास्कल। थॉमस एल्वा एडिसन का सबको पता है कि इन्होंने 1300 से ज़्यादा खोजें की है, और इनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट और जिसको हम सबसे ज़्यादा जानते हैं वो क्या है, वो है आपका बल्लभ, ठीक है। जो बल्लभ हम घरों में यूज़ करते हैं वो सबसे पहले किसने इन्वेंट किया था? उससे पहले हम दूसरी चीज़ें यूज़ किया करते थे, ठीक है, मशाले मशूले जला के रहते थे, ठीक है। तो इनका बड़ा योगदान है हमारे लाइफ में कि आज जो भी हम ट्यूबलाइट बल्ब यूज़ करते हैं वो किसने, इन्होंने डिस्कवर की हुई है, ठीक है। आप मेरे को चलो कमेंट में बता दो कि जो साइकिल है हमारी, साइकिल, ठीक है, साइकिल की खोज किसने की थी? बताओ मेरे को, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? बन गई साइकिल, देखो ला, ठीक है। तो साइकिल का आविष्कार बताओ मेरे को, आप किसने किया हुआ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट बट नॉट लिस्ट। स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना में दी जाने वाली राशि, देखो ये न्यूज़ में थी। न्यूज़ में क्यों थी?
अभी हाल ही में जो हमारी सरकार है वो ये भी बोल रही है कि हम एक तो ये योजना है ना, एक योजना और भी है कि जिसमें हम लैपटॉप्स देते हैं, ठीक है, लैपटॉप्स देते हैं बच्चों को जो मेधावी छात्र होते हैं। तो कई बार ये देखा गया कि उन लैपटॉप की क्वालिटी या टैबलेट की क्वालिटी जो है अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो हमारी अभी जो करंट गवर्नमेंट है हिमाचल की, वो बोल रही है कि हम बच्चों को 16,000 रुपये देंगे उसमें, ठीक है, और वो अपनी मर्जी से जो गैजेट खरीदना चाहता है वो खरीद ले उसको, ठीक है। हो सकता है वो इससे कम का खरीदना चाहता है, हो सकता है वो इससे ज़्यादा का खरीदना चाहता है, तो वो अपने पैसे लगा के भी इसको खरीद सकता है, अपनी चॉइस का खरीद सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा सा न्यूज़ में जब चल रही है तो हो सकता है कि अब इसको फ्लिप करके यहाँ डाल दें कि स्वामी विवेकानंद जो उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना है वो उसमें कितनी राशि दी जाती है। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा, 10,000। और ये 2 साल मिलती है। जब 10th में बच्चा पास होता है तो उसको पहले साल में मिलती है 10,000, वो 11वीं में जाता है, ठीक है। और जब वो 12वीं में जाता है तो फिर से उसको कितना मिलता है, 10,000, ठीक है। तो ये 20,000 का अमाउंट जो है इस छात्रवृत्ति में दिया जाता है। कंडीशन यही होती है इसमें कि जो शुरू के टॉप 2000 बच्चे होते हैं, टॉप 2000 मेरिटोरियस ऑफ हिमाचल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, तो उनको ये दी जाती है। सो आज का जो हमारा मॉक टेस्ट है वो यहीं तक रहेगा, और आई होप आपको ये मॉक टेस्ट जो है बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप जो पहली बार चैनल के ऊपर आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर भी जरूर करें। और मैं आपको बताऊं कि हिमाचल पुलिस एग्ज़ाम के लिए जो हिंदी का जो आपका सिलेबस है, उसके लिए एक हमारे चैनल के ऊपर विनोद सर हैं जिन्होंने हिंदी को कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, संपूर्ण हिंदी करके एक प्लेलिस्ट है। और उसके साथ ही 40 मॉक टेस्ट डाले हैं उन्होंने हिंदी के, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि उनसे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आपको पेपर में आ सकता है, ठीक है। अगर वो कंसेप्ट आपको समझ आ गए तो आप फिर कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे हिंदी का, ठीक है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप उसको प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करेंगे, और आप विजिट करने के बाद उसको ज़रूर देखेंगे, और उसमें से अपना जो भी आपको फ़ायदा मिलता है वो आप फ़ायदा ज़रूर लेंगे। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती है तब तक आप जो है अपना ध्यान रखें, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय हिमाचल।